हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बिहार पुलिस वन लाइन का क्वेश्चन लाए हैं। बिहार पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 500 क्वेश्चन है वन लाइनर, जिससे मतलब एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 तारीख से स्टार्ट है, तो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो जल्दी से हम रिवीजन मतलब स्टार्ट करते हैं। और बिहार पुलिस का ये वन लाइनर करके जाइएगा तो आपको कम से कम मतलब स्कोर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो मतलब वन लाइनर ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। और ज़्यादा नहीं, मैं 100 क्वेश्चन करवाता हूँ, 10-15-20 मिनट लगेगा। तो जल्दी से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से। देखिए थोड़ा सा देखिए, मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? इसे मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए कौन सा उपयोग हो जाता है, मतलब कौन सा लेंस उपयोगी होता है? तो अवतल लेंस के लिए, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। देखिए दो पूछेगा, एक निकट दृष्टि दोष पूछेगा, निकट, और एक पूछेगा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के लिए ये पूछेगा कि निकट दृष्टि दूर दोष के लिए कौन सा लेंस लगेगा और दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस लगेगा। तो आप लोग सिंपली याद रखेगा, निकट में 3 अक्षर है, यानी ये दूर से बड़ा है। निकट में 3 अक्षर है तो ये हो जाएगा अवतल, बड़ा वाला अवतल। अवतल अवतल देखिए इसमें 4 अक्षर है, ये बड़ा अक्षर है, और देखिए दूर वाला छोटा अक्षर है तो उत्तल। उत्तल याद रखेगा, उत्तल। देखिए इसमें छोटा तीन अक्षर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो मतलब कि जो बड़ा है वो बड़ा वाला में चला जाएगा और जो छोटा वो छोटा वाला हो जाएगा। इस ट्रिक से याद रखेगा तो याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए देखिए दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है, तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है इसे, ठीक है। याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। देखिए दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोगी हो जाता है अभी बताएं, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा वाला छोटा से कन्वर्ट कर लीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका। जरा दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो प्रेस बायोपिया कहा जाता है, ठीक है। जरा दृष्टि को प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगता है, ठीक है। इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगता है। दृष्टि वैषम्य को क्या कहा जाता है? दृष्टि वैषम्य को क्या कहा जाता है? इसे ऑस्टिनमैग्नेटिज्म कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ये 1875 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की मुख्यालय बॉम्बे से लाहौर कब स्थानांतरित किया गया? मतलब आर्य समाज की मुख्यालय बॉम्बे से लाहौर कब स्थानांतरित किया गया? 1877 ईस्वी में। आर्य समाज के ने क्या नारा दिया? तो भारत भारतीयों के लिए ये नारा आर्य समाज के लोगों ने दिया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी को भारत का क्या कहा जाता है? इसे मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सकल प्राथमिकता घाटा सूत्र क्या है? सकल राजकोषीय घाटा, शब्द शुद्ध ब्याज देनदारियाँ, ठीक है। इस प्रकार से सकल प्राथमिक घाटा सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध ब्याज देनदारियाँ, ठीक है। अब यह ब्लू लाइन किस खेल से संबंधित है? आइस हॉकी से। ब्लू लाइन किस खेल से संबंधित है? आइस हॉकी से। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग को। तो 500 क्वेश्चन है, तो आज 100 करवा दूंगा, कल भी करवा दूंगा 100। तो आप लोग को मतलब कि 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको मतलब एग्जाम में, तो करके जरूर जाइएगा। ब्लू लाइनर किस खेल से संबंधित है? आइस हॉकी से। बैडमिंटन की शब्दावली क्या शामिल है? बैडमिंटन की शब्दावली में क्या शामिल है? रमेश डबल फॉल्ट। कुश्ती की शब्दावली में क्या शामिल है? अटैक सी बॉल्ट। गोल्फ की कुछ शब्दावली में क्या शामिल है? स्ट्रोक्ड बंकर। फुटबॉल की शब्दावली में क्या शामिल है? फुटबैक थ्रो इन। लॉन टेनिस की शब्दावली में क्या शामिल है? फॉल्ट सर्विस, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया? ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया? तो 46वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें इसे प्राथमिक दिया गया, ठीक है।
अब 21वां क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A को अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिकता शिक्षा दी जाएगी? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण और शिक्षा का प्रबंध करना किसका दायित्व है? राज्य सरकार का, ठीक है। अनुच्छेद 45 में दिया हुआ कि 0 से 6 मतलब कि 1 से लेकर 6 बच्चों के 6 वर्ष के बच्चों के लिए मतलब कि राज्य सरकार उसे पोषण और पालन पोषण के लिए प्रबंध करवाएगी, मतलब शिक्षा और ये क्या खाना जो भी होता है वो प्रबंध करवाएगी राज्य सरकार, ठीक है। यहाँ पर देखिए निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार बोला जाता है। अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार बोला जाता है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से उद्धृत है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 89 यानी 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किन आयोगों को पृथक प्रावधान किया गया? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 38, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 82 के तहत संसद जनगणना के बाद किसे नियुक्त करने के लिए कहा गया है? ठीक है, अनुच्छेद 82 के तहत संसद को जनगणना के बाद किसे नियुक्त करने के लिए कहा गया? तो परिसीमन आयोग को। परिसीमन आयोग। निवल प्राथमिकता घाटा कैसे प्राप्त होता है? तो निवल प्राथमिकता घाटा से निवल ब्याज भुगतान को घटाने से, ठीक है, निवल राजकोषीय घाटे से में से निवल ब्याज भुगतान को घटाने से ये क्या होता है? निवल प्राथमिकता घाटा पता चलता है, ठीक है। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 में। इसमें मिस्टेक हो गया, सूरत है, ये सूरत है। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1907 ईस्वी में, याद आ गया। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुई थी, रास बिहारी बोस, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने और क्या बोलता है एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना किया था, ठीक है, शुरुआत किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये बिहार पुलिस का 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करके ही जाइएगा, बहुत ही इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। भारत में होम रूल किलिंग की जनक किसे कहा? देखिए एनी बेसेंट के जनक कहा जाता है, ठीक है। भारत में होम रूल लिंग के आंदोलन किस देश में प्रभावित है? आयरलैंड से प्रभावित है ये, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह में सर्वप्रथम किस कार्यकर्ता ने भूमिका निभाई थी? ये वल्लभ भाई पटेल थे। खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने और इन्हें क्या बोलता है सरदार की उपाधि भी मिला था वहाँ, क्या बोलता है ये क्वेश्चन आएगा आगे मैं बताता हूँ। देखिए प्रांतीय असेंबली में बम फेंकने के समय सरदार भगत सिंह की आयु कितनी थी? 21 वर्ष से कुछ अधिक थी, ठीक है। भगत सिंह की क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक सदस्य थे, मतलब किस क्रांतिकारी के मतलब संगठन से जुड़े हुए थे भगत सिंह? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका संस्थापक भी भगत सिंह थे, ठीक है। किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है, ठीक है। आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड नहीं कूलम्ब होता है, आवेग का मात्रक कूलम्ब होता है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.9%, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा डीजीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.9%, ठीक है, याद रखिएगा।
कौन सा नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सपेरा जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सपेरा जाति के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की अमूर्ति संस्कृति विरासत की सूची में कब शामिल हुआ? तो ये 2010 में शामिल हुआ, ठीक है। कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश और मणिपुर में प्रचलित है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है? रासलीला, ठीक है। पंजाब का एक जीवंत लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 200 सेमी से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का औसत तापमान कितना रहता है? 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की प्रमुख प्रजातियां कौन सी है? रेजवुड, महागेनी, एबनी, एनी आदि। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों, पूर्वी तटीय क्षेत्र के कुछ भागों में, अंडमान निकोबार के द्वीप में। इन बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का, ठीक है। इन बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है। मोहम्मद इन बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। इन बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? किताब उल रेहला। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया था? मतलब कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस पद के लिए मतलब रखा गया था उनको? तो दिल्ली में काजी के पद पर उनको रखा गया था। अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम 1913 से 1944 के बीच में आया था, ठीक है। अली मसूदी की यात्रा, अली मसूदी यात्रा विवरण किस नाम से प्रसिद्ध है? मुरूज उल जहान, मुरूज उल जहान, याद रखिएगा। फारसी यात्री अब्दुर्रा रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो संगम वंश के शासक देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। मक्का किस प्रकार की फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है? तो खरीफ फसल है मक्का, खरीफ फसल, याद रखिएगा। मक्का उगाने वाले के लिए कितना तापमान आवश्यक है? मक्का उगाने के लिए कितना तापमान आवश्यक है? तो ये 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री के बीच रहेगा। तो मक्का मतलब उगाने के लिए बहुत ही अच्छा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, मक्का के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए पुरानी जलोढ़ की मिट्टी की आवश्यकता होती है। मक्का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार मक्का का उत्पादन का राज्य है, ठीक है। वर्ष 2022 में ही मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ये तो कर्नाटक है। 2024 में सबसे बड़ा मतलब मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कहवा की खेती के लिए कितना तापमान आवश्यक है? ठीक है, तो ये 13 डिग्री से 28 डिग्री बीच में रहना चाहिए, 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। कहवा की खेती के लिए कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो 150 से 200 मतलब 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। कहवा की खेती के लिए कैसी भूमि आवश्यकता होती है? तो गहरी व भुरभुरी दोमट लावा निर्मित व ढलान युक्त भूमि रहना चाहिए, ठीक है। जैसे पहाड़ी यार हो गया वो सब रहना चाहिए, तभी वहाँ पहाड़ी में ही कहवा खेती होती है, ठीक है। बाजरा मुख्यतः किस फसल ऋतु की फसल है? खरीफ फसल की, ठीक है। बाजरा खरीफ फसल। बाजरा के लिए कितना तापमान आवश्यक है? 25 डिग्री से 35 डिग्री, ठीक है। बाजरा के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? 40 से 60 डिग्री। चुकंदर की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त मिट्टी है? तो बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा है और भारतीय पैरा ओलंपिक के देवेंद्र झाझरिया है। भारतीय पैरा ओलंपिक के देवेंद्र झाझरिया है और भारतीय ओलंपिक के PT उषा अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखें। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? PT उषा, ठीक है। IOC के अध्यक्श कौन है? थॉमस बॉक। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा? अटल सेतु। अटल सेतु किन दो शहरों के जोड़ती है? मुंबई और नवी मुंबई को।
अटल सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबी समुद्री पुल दोनों कौन सा है? अटल सेतु हो जाएगा। मुंबई का बांद्रा ली ब्रिज और किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि मुंबई का एक बांद्रावली इसीलिए लिंक ब्रिज है जो, और उसे कौन सा नाम से जाना जाता है? उसे राजीव गांधी सी लिंक रोड से जाना जाता है, राजीव गांधी सी लिंक। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में, 1507 मीटर है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारी सेतु, ढोला सदिया सेतु। ठीक है, जैसे ढोला सदिया सेतु भी बोला जाता है, भूपेन हजारी सेतु। ये ढोला सदिया सेतु किस नदी पर बनाया गया है? लोहिया नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एक मुख्य उपनदी है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंची रेलवे ब्रिज कहाँ स्थित है? चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार की देश में इंडियन पीनल कोड IPC की जगह किस कानून को लागू किया है? तो भारतीय न्याय संहिता BNS को लागू किया है। भारत में 1 जुलाई 2024 से आधिकारिक तौर पर कितने नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं? तो तीन आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC 1860 को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया? तो इसमें भारतीय न्याय संहिता BNS लागू किया गया। ठीक है, 2023। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के कौन सा प्रतिस्थापित करता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा BNSS 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSS 2023। देखिए 100 क्वेश्चन आज करवा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 87। जब एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण बल कार्य करता है तो कण किस पथ पर गति करता है? तो ये हो जाएगा वृत्तीय पथ पर। कण वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र की ओर कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। ये वृत्त पर अभिकेंद्रीय बल काम करता है। और एक क्वेश्चन पूछेगा वॉशिंग मशीन में कौन सा बल कार्य करता है? तो ये हो जाएगा अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल हो जाएगा। ठीक है। तापमान को बढ़ाने के लिए गैस पर दाब क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उच्चतर तापमान पर गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। ठीक है। विस्थापन क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। विस्थापन शून्य क्या अर्थ है? तो वस्तु का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान है। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है तो विस्थापन शून्य होगा। ठीक है। किसी वेग पर चलती हुई ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग कैसा होगा? परवलय होगा, परवलय। यदि ट्रेन से गेंद को बाहर फेंका जाता है तो ट्रेन में खड़े व्यक्ति द्वारा इसका पथ कैसा दिखेगा? सरल रेखा दिखेगा। ठीक है। ट्रेन के एक बाहर समान वेग से होने वाला गेंद प्रेक्षक के हाथ गिरेगी या नहीं? हाँ, प्रेक्षक के हाथ में गिरेगी। ठीक है। ट्रेन त्वरित गति में होने पर प्रेक्षक के कहाँ गिरेगी? तो प्रेक्षक के पीछे गिर जाएगी। ट्रेन के मंदित गति में होने पर गेंद प्रेक्षक के कहाँ गिरेगी? तो प्रेक्षक के आगे गिर जाएगी। समरूप वेग में गति का परिमाण और दिशा दोनों कैसी रहती है? नियत। असमान वेग में गति का परिमाण तथा दिशा दोनों कैसे होती है? परिवर्तित। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किस भारतीय लेखक का उपन्यास है? किरण देसाई का। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किस वर्ष मैन बुकर पुरस्कार मिला? 2006 ईस्वी में इनको मिला था। चलिए आप फिर करवा ही देते हैं। चलिए और करवा देते हैं, 150 क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन। अरविंद अडिंगा द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? सिलेक्शन डे। तारिक मुबारक शाही किस भाषा से इतिहास है? फारसी। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तारिक मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिना बिन अहमद सर हिंदी। ठीक है। तारिक हिंद का लेखक कौन है? अलबरूनी।
तारिक फिरोज शाह का लेखक जियाउद्दीन बरौनी। क्या खजायन उल फतूह के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। किताब उल रहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। किताब ए मसूदी के लेखक कौन है? अब्दुल फजल हुसैन। बच्चों को शिक्षा से संबंधित उपधारा के को किस वर्ष मौलिक कर्तव्य के भाग के रूप में जोड़ा गया? 2002 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 को शामिल किया गया था? तो इसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया था 2002 में। अनुच्छेद 21A के अनुसार कितने वर्ष बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिकता देने का प्रावधान है? तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाप्त किया गया था? तो अनुच्छेद 21 के तहत। देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। मूल अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता के अनुच्छेद में है, तो ये 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है। राष्ट्रपति की परिलंबित तथा भत्ते और उनके कार्यालय में संबंधित अन्य न्याय निधि में प्रधारित किए जाते हैं भारतीय संचित निधि में। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे समानता 14 से 18 हो जाएगा ये सब तो, लेकिन 31 का अधिकार, 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर 300 का काम कर दिया गया। ठीक है, 300 का काम में कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 के काम में कर दिया। संपत्ति का अधिकार था 31, लेकिन उसको हटा दिया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए भारत संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 266। ठीक है, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन किस निधि में जमा होता है? तो संचित निधि में जमा होता है। फिर अगले वीडियो में करवाऊंगा 100 क्वेश्चन। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए इसमें 500 क्वेश्चन है। तो PDF चाहते हैं तो PDF में हम दे देंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।